हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं इसके 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। जैसे कि मैंने बताया था, इस चैप्टर के अंदर हमारे को पढ़ना है कि ओवरऑल सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की क्या थी 1947 में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि 1947 में ओवरऑल सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की एक समरी बताई थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। उसके बाद मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर बता दिया, फॉरेन ट्रेड बता दिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं इसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 1947 के अंदर हमारे देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लगे थे और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए थे। आज हम पूरा इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे आज से भी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कब, 1947 के अंदर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि 1947 में क्या था। हालांकि जो डाटा दिया हुआ है 1951 का दिया हुआ है, तो इसी से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा आपको 1947 का, क्योंकि इसी तरीके का डाटा 1947 में भी था। तो हमारे देश में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे हुए हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने उसको डिवाइड करा हुआ है। अब देखोगे तो पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको पता है क्या क्या आ जाता है। एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर लेबर जो एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, प्लांटेशन और माइनिंग। ये जो सारे काम हो जाते हैं ये सब हमारा प्राइमरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फैक्ट्री, कारखाने, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब कुछ आ जाता है। इसमें स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी सेकेंडरी में आ जाती है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो हमारा है सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज ये आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि हमारे देश में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। कौन कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर में 1947 में कितने कितने लोग लगे हुए थे। 1947 में ये देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर 72.7% लोग लगे थे, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे मेन था 50%, एग्रीकल्चर लेबर था 19.7%। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों एग्रीकल्चर ही हो गया। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री और प्लांटेशन वगैरह के अंदर 2.4% और माइनिंग वगैरह के अंदर 0.6% लोग लगे हुए थे। कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया के वर्क फोर्स का सबसे बड़ा पार्ट कहां पे लगा हुआ था? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ कितना था? 10.1%। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी 1947 तक। तो इंडस्ट्री जब देश में था ही नहीं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग लगे हुए थे। इसमें स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर 0.9% थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर 1.1% थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर के अंदर। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर 5.2% और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अंदर 1.4% और अदर सर्विसेज के अंदर इतने लगे थे। अगर मैं थोड़ा सा इसे आज से कंपेयर करता हूं तो यहां पर लगभग 35% लोग हमारे इंडिया के यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 या 25% लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और लगभग 35% लोग तक आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आज ना इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये बैलेंस हो गया है। इंडिया के अंदर बैलेंस हो गया। रीजन क्या है? इंडिया का सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ा है और इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। तो ये जो भीड़ है ये अब शिफ्ट हो गई है सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ। लेकिन 1947 में हमारे देश में लोगों के पास ऑक्यूपेशन के रूप में सबसे बड़ा जो हथियार था वो प्राइमरी सेक्टर था। इंडस्ट्री नहीं थी, सर्विस सेक्टर नहीं था, इसलिए लोगों को मजबूर होकर प्राइमरी सेक्टर में ही जाना पड़ता था। तो यहीं पर बताया गया। अब थोड़ा सा इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहां पर इस डाटा को एक्सप्लेन उन्होंने करा हुआ है। ठीक है, इस डाटा को उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है। एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। कह रहा है कि देश में एग्रीकल्चर जो था वो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन का सोर्स था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में भी सबसे बड़ा रोल किसका? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लेबर का। ठीक है, विद द एग्रीकल्चर एज द प्रिंसिपल कंपोनेंट। यहां पर एग्रीकल्चर तो था वो सबसे प्रिंसिपल कंपोनेंट था। फॉर द इंस्टेंस द
इंग्लैंड में, जबकि उसी समय अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया में 72.7% या और एग्रीकल्चर में 50% लोग लगे हुए थे, अगर उसी टाइम पर यूएसए और इंग्लैंड, जरा डाटा देख लेते हैं, इंग्लैंड एंड यूएसए में 2% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर लगे थे, जापान के अंदर सिर्फ 12% लोग लगे हुए थे, जर्मनी में 4% लोग लगे हुए थे। ठीक है, तो ये दिखाई देता है कि इंडिया के अंदर 72% लोग जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे और 50% और 19.7% लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे, जबकि उसी समय पे इंग्लैंड और यूएसए में सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर में थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडिया के अंदर 1947 में इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर थी। मैंने आपको बताया था हैंडीक्राफ्ट्स लगभग ओवर हो चुके थे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बियरली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग वगैरह के अंदर लगे हुए थे, एज अगेंस्ट 32% इन द यूएसए। जबकि उसी समय पे 1947 में यूएसए में इंडस्ट्री में कितने लोग लगे हुए थे? 32%। ठीक है, और इंग्लैंड में कितने लगे हुए थे? 42%, क्योंकि इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे चल ही रहा था। खैर, ठीक है, एंड द 39% इन द जापान इंगेज इन द दिस एक्टिविटीज। तो आपको यहां पर पता चल गया होगा कि 1947 में इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, और मैंने इसको थोड़ा सा कंपेयर कर दिया आज के हिसाब से भी कि आज हमारे इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझा दिया। अगली क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।